हेलो दोस्तों, AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया, असहयोग आंदोलन। ये 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा और इस टॉपिक के तहत मैं 3-4 जो महत्वपूर्ण जो इसके जो कंपोनेंट है उसके बारे में बताऊंगा। पहला कि इसकी भूमिका, दूसरा कॉजेज ऑफ द मूवमेंट, माने मूवमेंट के क्या कारण थे, तीसरा स्पेशल फीचर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, चौथा इसके क्या क्या इम्पैक्ट माने प्रभाव हुए हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में, और पांचवा क्रिटिकल असेसमेंट, हम उनका मूल्यांकन करेंगे कि आखिर असहयोग आंदोलन से हमें क्या प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम को इसने कितना बढ़ाया, इसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुए और क्या क्या निगेटिव इफेक्ट हुए। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके पहले उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया था 1917 में, 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था जो गुजरात में है, और उसके बाद में अहमदाबाद के सूती मिल में मजदूरों के साथ मिलकर के वहाँ पर भूख हड़ताल किया था और इस तरह से 35% मजदूरों के मजदूरी में वृद्धि हुई। मैंने कुल मिलाकर के 3 जो आंदोलन उनके द्वारा किए गए और उसमें वो सफल रहे, और उसके बाद में चौथा खिलाफत आंदोलन जिसके कि उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और क्योंकि आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमान साम्राज्य की हार हो गई थी और जो सुल्तान था ओटोमान साम्राज्य का वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा भी था। तो अब ट्रीटी ऑफ सेवरे के द्वारा जो एलीट पावर जो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के ओटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से विखंडित कर दिया, उसके बहुत सारे इलाके दूसरे देशों को दे दिया गया। तो इसी के खिलाफ में आवाज बुलंद करने के लिए खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली बंधु के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था, और महात्मा गांधी ने उसमें जबरदस्त रूप से हिस्सेदारी किया। और उनका मानना था कि अगर हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाना है तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत जरूरी है, हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो मुसलमान जो भारत की राजनीति के मध्य में नहीं रह करके साइडलाइन में खड़े हैं, वो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स में लाना है ताकि उनका भी हिस्सेदारी बढ़े और वो अलग थलग नहीं रहें। तो ये उसका मकसद था। तो बाद के वर्षों में जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ 1920 में, तो खिलाफत आंदोलन भी उसमें मर्ज कर गया। और दोस्तों, अब मैं आपके सामने में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो ये सबसे पहला मास मूवमेंट था और इस मूवमेंट के द्वारा कांग्रेस घर घर तक पहुंच गई। अभी तक कांग्रेस केवल अपर मिडिल क्लास की पार्टी थी, वो एक ड्राइंग रूम पार्टी हुआ करती थी जिसका काम था साल में एक बार दिसंबर के महीने में आखिरी सप्ताह में वार्षिक अधिवेशन करना, प्रस्ताव पारित करना और फिर अपने अपने घरों में चले जाना। लेकिन अब जो कांग्रेस
असहयोग आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में छा गई और इसमें सबसे ज़्यादा किसानों ने भाग लिया, विद्यार्थियों ने भाग लिया और ये कुल मिलाकर के एक आम जनता का मूवमेंट हो गया। तो कांग्रेस घर घर तक पहुंच गई और इसका श्रेय महात्मा गांधी को और असहयोग आंदोलन को जाता है और महात्मा गांधी मास लीडर के रूप में हिंदुस्तान में स्थापित हो गए। दूसरा इसका महत्व यह है कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के माध्यम से सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर उन्होंने आंदोलन चलाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारा जो आंदोलन होगा वो हिंसा रहित होगा, दैट विल बी नॉन वायलेंट, और जो हमारा मेथड होगा वो होगा सत्याग्रह। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, फिजिकली डैमेज नहीं करना है, हम सत्य के आधार पर लड़ रहे हैं। और इसके बाद इसका जो एक और महत्व है कि पहली बार हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्थापित किया हिंदुस्तान में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, और इसमें ये निर्धारित किया गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग कंधे से कंधे मिलाकर के आगामी वर्षों में काम करेगी। और इसके बाद में 1920 में और उसके पहले 1919 में खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हुई और बहुत सारे मुस्लिम नेता जैसे हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली जिन्ना या उसके बाद में अन्य अनेक मुस्लिम नेताओं ने बढ़ चढ़ करके कांग्रेस के इस आंदोलन में भागीदारी किया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन के शुरुआत के बाद से वो कांग्रेस से हट गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात इस आंदोलन की रही कि इसने हिंदुस्तानियों को प्रशिक्षित किया कि उसे आंदोलन में कैसे भाग लेना है, आंदोलन को कैसे चलाना है, कैसे वो लगातार चलते रहेगा और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। तो एक प्रकार से हिंदुस्तानियों में अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया इस आंदोलन के माध्यम से। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता थी कि यह आंदोलन किसी धर्म पर आधारित नहीं था। इट वॉज कटिंग अक्रॉस ऑल रिलीजियस ग्रुप एंड ऑल टाइप ऑफ डिवाइसिव फोर्सेस। जाति या धर्म इनसे ऊपर हट करके सभी वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था और इसका प्रभाव भी विभिन्न वर्गों पर स्थापित हो गया। और भारत की जो राष्ट्रवाद है, जो इंडियन नेशनलिज्म है, उसको मजबूती प्रदान किया इस आंदोलन के माध्यम से। और एक महत्वपूर्ण और जो इसका तथ्य है वो यह है कि आगामी दिनों में, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि बाद के वर्षों में महात्मा गांधी ने जब 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, या 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया, ये जो बड़े बड़े जो आंदोलन हुए और हिंदुस्तान में जिसके कारण से हमें आज़ादी मिली, उसकी आधारशिला भी इसी असहयोग आंदोलन के द्वारा रखी गई थी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इसके कारण क्या थे। कोई भी जो आंदोलन होता है उसके पीछे कारण होता है। तो पहला कारण है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट,
आप जैसे कि जानते हैं कि 1914 से वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस, इटली ये देश थे, और दूसरे तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, और बहुत सारे देश थे, और इसके अलावा ऑटोमन साम्राज्य भी था। और अंत में ये युद्ध जो है वो 1914 से लेकर के 1918 तक चली, और जिसमें कि एक्सिस पावर मैंने जर्मनी और उसके जो गुट का नाम था एक्सिस पावर, धुरी राष्ट्र, और एलिट पावर मतलब ब्रिटेन फ्रांस के लीडरशिप में उसको बोलते थे मित्र राष्ट्र। इन दोनों के बीच में युद्ध 4 साल तक चला, और इसका परिणाम क्या हुआ? धुरी राष्ट्र की हार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में हिंदुस्तान से भी लाखों हिंदुस्तानी सैनिक मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़े, अंग्रेज उनको भर्ती करके ले गया, और इसमें हमारे 74,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक हताहत हुए, मारे गए, लाखों सैनिक घायल हुए। हमें उम्मीद थी कि युद्ध के बाद में अंग्रेज सरकार हमें कंसेशन देगी, भारत के स्वतंत्रता के बारे में वो सोचेगी, कुछ विचार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज सरकार ने 1919 का एक्ट जिसको मॉन्टफोर्ट एक्ट भी कहते हैं, 1919 का एक्ट लाया, लेकिन ये एक्ट आधा अधूरा था और विभाजनकारी था। जैसा कि आपने देखा कि 1909 के एक्ट में तो केवल मुस्लिम लोगों को के लिए ही सेपरेट इलेक्टेड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब 1919 एक्ट के द्वारा सिख को, क्रिश्चियन को, यूरोपियन को, इन लोगों को भी सेपरेट इलेक्टेड मतलब पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इस तरह से हिंदुस्तान को विभिन्न धर्मावलंबियों के में टुकड़े टुकड़े में बांटने का प्रयास अंग्रेज सरकार के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो अब धीरे धीरे उफान पर है। इसके पहले उन्होंने 1905 में भी किया था, और जब बंगाली राष्ट्रवाद जब बढ़ने लगा तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, जो उस समय वाइसराय थे, बंग विभाजन किया था। बाद में उन्हें 1911 में इसको बदलना पड़ा था। तो दोस्तों, अंग्रेज सरकार की मंशा रही थी कि किसी तरह से हिंदुस्तान में फूट डालो और राज करो, और फूट डालने का आसान तरीका था कि हिंदुस्तान विभिन्न धर्मावलंबियों का देश है, और ये अलग अलग जातियों का समूह है, विभिन्न धर्म के मानने वाले इसमें रहते हैं, अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो ये हिंदुस्तान एक राष्ट्र नहीं है, ना होकर के विभिन्न राष्ट्रों का एक समूह है। ये उनके दिमाग में 1947 तक रहा, और उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये था कि किसी तरह से भारतीय राष्ट्रवाद को नहीं मानो, हिंदू मुसलमान के बीच में विभाजन पैदा करो, दूसरे जातियों और दूसरे धर्मों के बीच में विभाजन पैदा करो। और इसके तहत में उन्होंने 1919 के एक्ट में भी उसी सेपरेट इलेक्टोरेट को और ज़्यादा बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने द्वैध शासन, डायरकी इन द स्टेट, प्रोविंसेज में उन्होंने द्वैध शासन की व्यवस्था किया, और ये जो शासन था वो पूरी तरह से पंगु व्यवस्था था। इसमें जो जितने भी सब्जेक्ट थे उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट के मामले में पूरी तरह से जो गवर्नर था उस स्टेट का, वो पूरी तरह से ऑल इन ऑल था, और उसके जो अधिकारी मतलब ICS ऑफिसर जो उसके हेड हुआ करते थे वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी रहते थे। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो हल्के फुल्के जो विभाग होते, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे एजुकेशन, जैसे एग्रीकल्चर, ये सारे विभाग जो है वो
ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के तहत में रखे गए थे और उसका जो मुखिया बनाया गया था वो चुने हुए प्रतिनिधि को मिनिस्टर बनाया गया था, जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी रहता था। लेकिन यह जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से हाफ हार्टेड व्यवस्था थी, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था, क्योंकि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट के जो मंत्री थे वो कुछ कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि जो मुख्य जो विभाग था रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर में था और उसके जो मुखिया थे वो कोई ICS अफसर ही हुआ करता था, और गवर्नर जो है वो किसी भी तरह से इन सब्जेक्ट के मामले में, जैसे फिनांस के मामले में, वो मिनिस्टर के प्रति या यहाँ की जनता के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं थी, कोई उत्तरदायी नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार से एक आधे अधूरे एक्ट को हिंदुस्तान में लागू किया गया। तीसरा कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1918 में ओटोमान साम्राज्य हार गया, क्योंकि वो एक्सिस पावर माने धुरी राष्ट्र का हिस्सा था, और इसके बाद में मित्र राष्ट्र ने उस पर अनेक प्रकार के शर्तें लगाई। उसका जो राज्य था, जैसे आज के तारीख में इज़राइल, जिसको पहले मेसोपोटामिया कहते थे, या सीरिया या लेबनान या पैलेस्टाइन, ये सारे जो एरिया थे उसके हिस्से थे, वो सारे हिस्से मित्र राष्ट्र ने अपने में बांट लिया। जैसे पैलेस्टाइन और इराक को मित्र राष्ट्र माने ब्रिटेन ने अपने हिस्से में ले लिया, सीरिया लेबनान को फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसी तरह से मक्का मदीना के जो विभिन्न प्रकार के जो धर्मस्थल हैं मुसलमानों के, वो भी जो है वो उसे खलीफा को मरहूम कर दिया गया। तो इस तरह के जो व्यवस्था की गई थी बाय द ट्रीटी ऑफ सेब्रे, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत व्यथित हुए, और फिर अली बंधु के नेतृत्व में उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया, और इसमें महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो दोस्तों एक फैक्टर ये भी था, बाद के वर्षों में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो खिलाफत आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मर्ज कर गया। तो दोस्तों एक तो ये फैक्टर है खिलाफत आंदोलन, और इसके अलावा रॉलेट एक्ट। सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया। क्योंकि देश की जनता परेशान हो रही थी, और इसका रीजन ये था कि सरकार ने कोई कंसेशन दिया नहीं था, और इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में मूल्य में हर एक सामान की मूल्य वृद्धि हो रही थी, माने इन्फ्लेशन हो रहा था, लेकिन सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। एक पॉइंट और होगा, राइजिंग प्राइसेस। इससे जनता त्राही त्राही करने लगी और वो अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने की मंशा रखने लगी। तो दोस्तों ये फैक्टर था राइजिंग प्राइसेस, और इसके एवज में सरकार ने क्या किया कि रॉलेट एक्ट पास किया। और इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए हुए और बिना ट्रायल किए हुए उसको जेल के अंदर बंद किया जा सकता है। ये जो ड्रैकोनियन कानून, ये जो बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट कानून जो अंग्रेज ने सरकार ने पास किया, उसका रीज़न क्या था कि वो समझ गए थे कि हिंदुस्तानियों ने प्रथम विश्व युद्ध में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। करीब 15-20 लाख हिंदुस्तानी सेना उसमें भाग लिया। करीब 74,000 हिंदुस्तानी सेना उसमें मारे गए, लाखों सेना घायल हुए, लेकिन अंग्रेजों ने कोई भी कंसेशन हिंदुस्तानियों को नहीं दिया। इसके अलावा राइजिंग प्राइसेस माने सामानों के दाम बढ़ रहे थे, लोगों का जीना दूभर हो रहा था। किसान, मजदूर, गरीब लोग
परेशान हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जगह जगह उत्पात होने लगे और इसको रोकने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया अंग्रेजों ने, और इसके आधार पर किसी को भी बिना ट्रायल किए हुए जेल के अंदर में रखा जा सकता है अनिश्चित काल के लिए। दोस्तों, इसके अलावा आप लोग जानते होंगे जालियांवाला बाग कांड, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसके पीछे रीजन क्या था? ये बैसाखी का दिन था। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी अंग्रेज सरकार ने की थी। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन, जो पवित्र दिन होता है पंजाब में और सारे हिंदुस्तान में, वहां पर जालियांवाला बाग में 20,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। विभिन्न प्रकार के नेताओं के भाषण हो रहे थे। लेकिन उसी समय में अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली बरसाना शुरू किया। सिर्फ एक ही गेट था और इसके कारण से करीब 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी त्रासदी थी और इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को उद्वेलित कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता भी इससे वंचित नहीं रहे, वो भी बहुत ज़्यादा उद्वेलित हुए। और चूंकि महात्मा गांधी का युग आ चुका था, उन्होंने इसके पहले चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद सूती मिल के मजदूरों के मांग के बारे में छोटे छोटे कार्यक्रम उन्होंने किए थे और सब जगह वो सफल हुए थे। खिलाफत आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया था। तो अल्टीमेटली असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई और यह शुरुआत का दिन था 1 अगस्त 1920। लेकिन दोस्तों, उसी दिन महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो लोग शोक प्रकट करने के लिए और आंदोलन को चलाने के लिए दोनों एक दूसरे में मर्ज कर गया और वहीं से शुरुआत हुआ। बाद में कलकत्ता अधिवेशन में जो सितंबर में हुआ, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्वीकृति प्रदान किया गया। और बाद में नागपुर का अधिवेशन जो 1920 में हुआ दिसंबर महीने में, वहां पर उसको पूरी मंजूरी दी गई। तो अब सवाल उठता है कि महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो विशेषता था, यह जो आंदोलन होगा वो सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा। कोई खून खराबा नहीं किया जाएगा और इसका जो आंदोलन में जो भाग लेने वाले लोग हैं उनको सत्याग्रही कहा जाएगा, जो सत्य के लिए आंदोलन करेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी के शब्दों में ट्रूथ इज गॉड, ईश्वर कुछ नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। तो दोस्तों, इसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो क्या था कि जो भी
इम्पॉर्टेंट पद है जो हिंदुस्तानियों ने रखे हुए हैं उसको छोड़ना। जितने भी महत्वपूर्ण पद हिंदुस्तानियों ने पर मौजूद हैं उनको त्यागना, छोड़ देना। वकीलों के द्वारा कोर्ट का बहिष्कार करना। जैसे इसी पीरियड में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो जाने माने वकील थे मोतीलाल नेहरू या CR दास या बहुत सारे वकील, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने, या वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने जो है वो वकालत से इस्तीफा दे दिया और मतलब उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया और जोर शोर से इस आंदोलन में जुड़ गए। इसका और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। जो भी हिंदुस्तान में जो बाहरी सामान आते थे, जिसने हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया था, तो उन सामानों को, खास करके ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना, स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देना और जगह जगह विदेशी सामान का होलिका दहन करना, बॉनफायर करना। स्कूल कॉलेज, जो सरकारी स्कूल कॉलेज हैं, उसको बहिष्कार करना और इसके एवज में राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोलना। और इसी पीरियड में हम क्या देखते हैं कि 8,000 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। विभिन्न प्रकार के विद्यापीठ, जैसे काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, कलकत्ता में विद्यापीठ की स्थापना की गई। चरखा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया गया, खादी पर ज़्यादा फोकस किया गया और अधिक से अधिक लोगों को कहा गया कि आप जेल भरो, मैंने जेल भरिए, ताकि ब्रिटिश सरकार की आंख खुले। कांग्रेस ने जो डिमांड किया वो सुशासन नहीं बल्कि स्वराज। स्वराज मतलब, अभी उसको उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया कि स्वराज मतलब होता क्या है, लेकिन जैसा कि हमें मालूम है नेहरू रिपोर्ट 1928 के हिसाब से, तो स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस, यह उनका मांग हो गया। और इसके अलावा जगह जगह कांग्रेस ने मोहल्ला कमेटी का निर्माण किया। प्रत्येक गांव में कांग्रेस की कमेटी बनाई गई। केंद्रीय स्तर पर 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जिसको कि कार्यकारिणी समिति कहते हैं। बाद में उसको बढ़ा करके 21 सदस्यीय बनाया गया बहुत दिनों के बाद में। अब ये जो कार्यकारिणी समिति थी, वर्किंग कमेटी, ये कांग्रेस के द्वारा लिए गए निर्णय को क्रियान्वयन करने का काम करती थी। दोस्तों, इसके अलावा यह आंदोलन बिहार में, बंगाल में, असम में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में बहुत जोर शोर से फैला। बिहार में लोगों ने चौकीदारी, जो टैक्स था, उससे मना किया कि हम नहीं देंगे। उसी तरह से बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने एंटी यूनियन बोर्ड एजिटेशन का गठन किया और आसाम में चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल किया। बिहार में ताना भगत संप्रदाय आदिवासियों के बीच में काम करता है और उसके द्वारा जगह जगह शराब का, देशी और विदेशी शराब का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा संयुक्त प्रांत में, जो आज की तारीख में यूपी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर किसान आंदोलन जोर शोर से होने लगा और
इस किसान आंदोलन में जगह जगह धरने हुए, प्रदर्शन हुए। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों ने वहाँ के तालुकदार या जमींदारों के खिलाफ में संघर्ष किया, आंदोलन चलाया। इसी तरह से एका मूवमेंट मदारी पासी के नेतृत्व में जो आदिवासियों का संगठन था, उन्होंने विभिन्न प्रकार की मांगें अंग्रेज सरकार के समक्ष रखी। इसी तरह से पंजाब में जो विभिन्न प्रकार के जो गुरुद्वारे थे, जिसका कि क्रियान्वयन या स्वामित्व उदासी महंतों के द्वारा किया जाता था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया जाकर के इन उदासी महंतों के खिलाफ में संघर्ष किया गया और बाद में सरकार को 1925 में मजबूर कर दिया गया और इसी साल SGPC का एक्ट बनाया गया और अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिम्मे सभी सिख गुरुद्वारों को रखा गया, उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। और इसमें बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह और करतार सिंह झब्बर, इस सारे नेताओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में भी यह आंदोलन फैला और इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में खास करके इजवा संप्रदाय के श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में वैकम सत्याग्रह चलाया गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जो असहयोग आंदोलन, वो अब ऑल इंडिया, अखिल भारतीय इसका स्वरूप हो गया, जो पहली बार हुआ। क्योंकि हिंदुस्तान तो अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग भाषा में बटा हुआ देश था। 1920 का यह असहयोग आंदोलन सभी वर्गों को एकत्र करने और एक कॉमन लक्ष्य निर्धारित करने में और हिंदुस्तान के जो राष्ट्रवाद है उसको मजबूत करने का काम किया। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या रहा। तो गवर्नमेंट का रिस्पांस पहले की तरह रहा। सरकार ने हजारों फ्रीडम फाइटर्स को जेल के अंदर ठूस दिया। बहुत सारे लोग जेल में ही मर गए, उनको अमानुषिक यातनाएं दी गई। लेकिन कांग्रेस टस से मस नहीं हुई। 1921 के अपने अधिवेशन में कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जब तक मुस्लिम जगत के खलीफा के साथ जो अन्याय किया गया है उसको अगर दुरुस्त नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तानियों को स्वराज नहीं दे दिए जाएंगे, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी के एक छोटे से थाना चौरी चौड़ा में लगभग 3000 किसानों के जत्थों ने थाने पर धावा बोला, क्योंकि पुलिस वालों ने उन पर फायर किया था और इसीलिए उन पर धावा बोला और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए, क्योंकि थाना में आग लगा दी गई। इससे बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी विद्युत हुए, बहुत ज़्यादा व्यथित हुए और उन्होंने एकाएक इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस आंदोलन के एकाएक ख़त्म करने से बहुत सारे
नेता बहुत कुपित हुए, खास करके चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता बहुत ज़्यादा कुपित हुए, क्योंकि उनका मानना था कि जब आंदोलन अपने परवान पर चल रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज सरकार की पकड़ जो है प्रशासन पर ढीली हो गई है, और तभी एकाएक आंदोलन को खत्म कर देना, इस बात को लेकर कि वहां हिंसा हो गई है, यह बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को समझ में नहीं आया, और इसलिए उन्होंने गांधी जी को बहुत ज़बरदस्त रूप से आलोचना किया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जब को मालूम है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। गांधी जी का फॉर्मूला था ये फार्मूला पर गांधी जी ने लगभग 30-35 साल तक इस पर काम किया उन्होंने। और ये फार्मूला क्या था? पीसीपी, प्रेशर कंप्रोमाइज प्रेशर। उनको पता था कि कोई भी आंदोलन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। असहयोग आंदोलन 1920 में अगस्त में शुरू हुआ था, और ये आंदोलन करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका था। उनको मालूम था कि आंदोलन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरी बात, जो अंग्रेज साम्राज्यवादी बहुत ताकतवर थे, पूरे विश्व में उनका सिक्का चलता था, वो हथियारों से लैस थे। उनके ताकत के सामने में फ्रीडम फाइटर्स की ताकत बहुत कमज़ोर थी। तो ऐसे में गांधी जी को अंदेशा था कि कहीं आंदोलनकारियों को अंग्रेज सरकार हिंसा के द्वारा कुचल न दे और हिंदुस्तानियों के मनोबल को पूरी तरह से ख़त्म न कर दें। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? डर। 1920 से पहले हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, समस्या थी, वो था डर। अंग्रेज साम्राज्यवादियों का डर, जमींदारों का डर, राजा महाराजाओं का डर। एक आम जनता जो है वो डर करके छुप जाता था, भाग जाता था। अगर एक लाल टोपी वाला सिपाही किसी गांव देहात में पहुंच जाता था तो लोग अपना घर बार छोड़ करके खेत खलिहान में पहुंच जाते थे। तो ये डर को सबसे पहले समाप्त किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने। तो गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि ये जो डर का जो भावना है हिंदुस्तानियों में, वो जो खत्म हुआ है, वो अंग्रेज हुकूमत के हिंसात्मक रवैये से, उसके द्वारा जातीय किए जाने के कारण से फिर हिंदुस्तानी अपने अपने घरों में कैद ना हो जाएं, वो पुनः डरने न लगें। तो इसीलिए उन्होंने तत्काल उसको बंद कर दिया, मतलब असहयोग आंदोलन को उन्होंने बंद कर दिया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इसके क्या क्या प्रभाव रहे, व्हाट वेर इट्स इम्पैक्ट। तो पहला, सबसे पहला जो इम्पैक्ट रहा वो ये था कि इस आंदोलन के द्वारा लोगों में जागृति फैली, अवेयरनेस हुआ। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता कायम हुआ।
तीसरा, ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ जो एक मास मूवमेंट के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में, जिसका स्वरूप ऑल इंडिया था, अखिल भारतीय था। यह आंदोलन केरल से लेकर के बिहार और असम से लेकर के गुजरात तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। अब इसके अलावा इस आंदोलन ने हिंदुस्तानियों के मन से डर की भावना को भगाया, उनमें त्याग और बलिदान की भावना को विकसित किया, और सबसे बड़ी बात कि आगे के आंदोलन के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया कि किस तरह से आंदोलन को चलाया जाता है। इस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी को एक से एक लेफ्टिनेंट मिले, जो बाद के दिनों में स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद में देश के निर्माण में उनकी जबरदस्त भूमिका रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, ये सारे लोग, ये सारे नेता इस आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, और उन्होंने अपनी काबिलियत की छाप भारतीय जनमानस पर छोड़ा, और आगे के दिनों में यही लोग भारत के कर्ता धर्ता बने। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असेसमेंट क्या है, इसका मूल्यांकन क्या है। तो पहला, जो असेसमेंट है वो ये है कि एकाएक आंदोलन को खत्म करने से जगह जगह अब सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसका कारण क्या था? जो हिंदुस्तान में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत आंदोलन दोनों को जो मर्ज किया गया, उसमें बहुत सारे मुसलमान जो काफ़ी पश्चिमी या लिबरल आइडिया से प्रेरित थे, अब उनमें भी जो है वो कट्टरपंथी विचारधारा घुसने लगी, और उन्हें याद आने लगा कि किस प्रकार इस्लाम जो है वो पहले एक बहुत शक्तिशाली धर्म हुआ करता था और जिसका सिक्का पूरे विश्व में चलता था। तो बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने की सोचने लगे। उनको हिंदुओं की जो तरक्की थी, जो नई विचारधारा थी, जो पश्चिमी देशों के सोच पर आधारित थी, लिबरल या उदारवादी विचारों से जो हिंदू नेता प्रभावित थे, वो उन्हें रास नहीं आ रहा था। बहुत सारे मुसलमान नेताओं को ये रास नहीं आ रहा था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जब असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ मर्ज कर दिया गया, और गांधी जी ने तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए किया था, लेकिन उसका प्रभाव पॉजिटिव के अलावा निगेटिव भी रहा। और निगेटिव क्या था? जगह जगह कॉमनल राइट्स होना, पहला पॉइंट। दूसरा, कांग्रेस में विभाजन होना। कांग्रेस में दो फार हो गया, एक प्रो चेंजर्स का और दूसरा नॉन चेंजर्स का। प्रो चेंजर्स के नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, और उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। और जो नॉन चेंजर थे, उनके नेता राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल,
थे। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को ख़त्म करने के बाद में कहा कि अब आंदोलन नहीं होगा और हम लोग कंस्ट्रक्टिव में सकारात्मक कार्य में लगे हैं, जैसे चरखा को पॉपुलर बनाएं, स्वदेशी सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, हरिजन उद्धार का काम करें, अनटचेबिलिटी छुआछूत की भावना को ख़त्म करें। ये सारे जो सकारात्मक काम हैं उसके तरफ कांग्रेस का फोकस होना चाहिए। लेकिन जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रांत के और केंद्र के असेंबली में हम चुन करके जाएंगे और वहाँ पर सरकार को विरोध करेंगे। लेकिन नॉन चेंजर्स इस बात के लिए सहमत नहीं थे। तो बाद में प्रो चेंजर्स ने कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के बाहर निकल करके उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और वो चुनाव लड़े 1923 में, जिसमें कि केंद्रीय असेंबली में उन्होंने जबरदस्त रूप से सफलता प्राप्त किया। तो दोस्तों, इसका ये परिणाम हुआ। और तीसरा परिणाम क्या हुआ कि इस आंदोलन के द्वारा आने वाले दिनों में आंदोलन की रूपरेखा तय करने में सहूलियत मिली। कांग्रेस ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 1930 में या बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, उसमें इस आंदोलन का बहुत ज़बरदस्त भूमिका रही। तो दोस्तों, इस प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन ने हिंदुस्तान में निचले स्तर के लोगों तक को भी जागृत करने का काम किया, उन्हें एहसास दिलाया कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे देश का शोषण कर रहे हैं। हमारी तरक्की तभी होगी जब हम इस गुलामी के बंधन को काट देंगे। जो उनकी जो उदासीन मानसिकता थी आम जनता की, इस बेड़ी को काटने में असहयोग आंदोलन की जबरदस्त या महती भूमिका रही है। दोस्तों, आज का ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य कमेंट से हमें अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।